Hello guys, welcome back again. We have already talked about our electric configuration topic. हमने उसके सारे नियम देखे, कैसे आप उपकोषों के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, किस तरह से आप क्वांटम संख्याओं का डिसाइड करते हो आप कोष का उपकोष या फिर कक्षकों की आकृति के निर्धारण में या फिर उनकी अन्य सूचनाएं जो संबंधित हैं उनसे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं आप एक बेसिक जनरल साइंस का टॉपिक, संयोजकता जिसे बोलते हो वैलेंसी, या फिर उस संयोजकता का आप यूज कैसे करते हैं क्या बनाने में, रासायनिक समीकरण बनाने में, यानी कि केमिकल फॉर्मूलाज बनाने में। जैसे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl तो किस तरह से आपने बनाया है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3 तो किस तरह से बनाया। तो इनके पीछे एक बेसिक सी साइंस होती है जो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको मान के चल रहा हूँ कि आपको इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक में दे दूँगा, आप पहले वो जाके देखना, ठीक है। तो बेसिक जो नॉलेज है इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन की उधर से हो जाएगी। लेकिन अब हम यहाँ बात करेंगे वैलेंसी क्या होती है, क्योंकि वैलेंसी ही आपके रासायनिक सूत्र बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो सबसे पहले बोलते हैं किसी भी जो तत्व है हमारा, ठीक है, एलिमेंट जिसे बोलते हैं, उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जिसके आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं आप वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे मैं मानता हूं ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होगा 1s2 2s2 2p4। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। तो ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है। और मैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की 3-4 वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी आप गणितीय संख्या लिखा हुआ देखते हैं तो वो कोष होता है, सेल होता है। जब भी आप इंग्लिश में SPDF देखते हैं वो उपकोष होता है, ठीक है। और ये 2 और ये 4 हैं, ये इलेक्ट्रॉन हैं जो आप उनके कक्षकों में बढ़ते हैं, ओके। दूसरा कोष कौन सा है आपका, जहां तक 2 लिख रहा है तो 2, और ये S क्या है, उपकोष है, ये P उपकोष है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, तो ये S में 2 हैं, P में 4 हैं, तो यानी कि 6। तो यहाँ पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6 हो। अगर आपसे सोडियम के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पूछें तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो हम इसे कैसे भरेंगे, तो मैंने बताया था N+L रूल के अकॉर्डिंग आपको 4s तक तो काउंट लगातार याद होने चाहिए। 1s भरा जाएगा, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, फिर 4s, उसके बाद में 3d भरा जाएगा, ओके। अब हम बढ़ते हैं 1s में 2s 2p, 1s में वो 2 बढ़ दिए हमने, 2 यहाँ पे बढ़ दिए, 6 यहाँ पे बढ़ गए। तो कितने हो गए आपके पास, 2 और 2 4 और 6 10। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा है जो कि हम तीसरे कोष में बढ़ रहे हैं, 3s1, तीसरे कोष के s कोष में बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें पूछा है सोडियम के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बताइए, तो इसमें बाह्यतम कोष कौन सा होगा, पहला कोष ये है, दूसरा कोष ये है, और बाह्यतम सबसे आउटर मोस्ट वाला है वो बाह्यतम होगा, यानी कि इसमें तीसरा कोष है वो बाह्यतम कोष है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हुए, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गए इसके 1, ओके। तो हम एक और एग्जांपल देख के कर लेते हैं इसे। थर्ड हमारा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपने ले लिया एल्युमिनियम, ओके। चलिए कैल्शियम ले लेते हैं। कैल्शियम ले लिया, उसका होता है एटॉमिक नंबर 20, परमाणु क्रमांक, यानी कि इसमें 20 आपको इलेक्ट्रॉन बनने हैं। देखिए 20 परमाणु क्रमांक है, तो इसमें परमाणु क्रमांक यानी कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या 20 होगी, और एक उदासीन तत्व या फिर परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे ही आपको एटॉमिक नंबर दिया जाता है तो आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि इतने आपके प्रोटॉन संख्या है, ठीक है। 20 प्रोटॉन है आपके, उतनी ही ये उदासीन है, कोई भी आयन नहीं है इस पे, तो इतनी ही इलेक्ट्रॉन संख्या होगी। 20 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन संख्या होगी, तो 20 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं। तो कैसे भरोगे आप, मैंने बताया था वहां तक आप लिख लीजिए, कोर्स अपने लिख लिए पूरे, ठीक है।
अब 3s 3p फिर 4s फिर 3d पढ़ते हैं, ठीक है। तो जितने आपके इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे हम वहां तक भरेंगे। तो हमने s में 2 भरे जाते हैं, सब कोर्स में 2 भर दिए, दूसरे कोर्स में आए हम s में 2 भर दिए, p में 6 भर गए, तब भी हमारे पास कितने हो गए, 10 हो गए। अब हमें भरने हैं 20, ठीक है। फिर 2 भरे हमने, फिर 6 भरे, तो कितने हो गए 18, 2 2 4 6 10 2 12 6 18। अब हमारे पास कितने बचे 2। तो सबसे पहले हम s में भरेंगे 4s2 3d 0, ठीक है। तो ये है इसके बाह्यतम कोष में, देखिए पहला कोष ये रहा, दूसरा कोष ये रहा, तीसरा कोष ये रहा और चौथा कोष ये रहा। यानी कि सबसे बाह्यतम कोष कौन सा है, इसमें 4th है और उसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसमें 2 हैं। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, कैल्शियम की 2 होगी, ठीक है। ये होती है इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गए। अब संयोजक तत्व किसे बोलते हैं वो हम देखेंगे। देखिए वैलेंसी होती है, हमने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन देख लिया। वैलेंसी होती है किसी भी तत्व एवं परमाणु का एक यौगिक बनाने के लिए किसी दूसरे तत्व या परमाणु के साथ में अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जो वो प्रक्रिया करता है वो संयोजकता होती है उसकी, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या फिर ग्रहण करता है। जैसे मान लीजिए हर किसी तत्व की अपने बाह्यतम कोष में अष्टक पूर्ण करने की वो होती है कैपेबिलिटी, यानी कि उनकी गुण होता है कि वो अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे, ठीक है। इसके लिए या तो उन्हें इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है या फिर देना पड़ता है। वो उसके लिए आपके कई सारे जो बॉन्ड बनते हैं, आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, वो बॉन्ड तक नहीं जाएंगे हम। तो एक यौगिक बनाने के लिए जिसमें 2 अलग अलग परमाणु लग रहे हैं, तो उन परमाणुओं को अपना स्थायित्व लेने के लिए अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना जरूरी है। तो 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए वो त्याग सकता है, ग्रहण कर सकता है। यही कैपेबिलिटी उसकी संयोजकता कहलाती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन का। कार्बन आप किस में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। कार्बन की संयोजकता आपको पता होगी 4 होती है, आपने रट रखा है 4 होती है। लेकिन समझते कैसे, समझना जरूरी है। 1s2 इसका हम इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, 2s2 2p2। तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि 4 हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, ओके। लेकिन अगर आप पूर्ण स्थायित्व देना चाहते हैं तो या तो s में पूरे इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, जैसे s के लिए s उपकोष में 2 आते हैं तो वो स्थायी हो जाएगा। यहाँ पे p में आप कितने कर दीजिए, 6 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब p है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, p कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे अपना अष्टक पूरक करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, ओके ओके 4 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए। तो यहां तो ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, ठीक है, यहां पर ग्रहण कर सकता है। तो इसके लिए त्यागना बहुत आसान होता है इलेक्ट्रॉन, ना कि ग्रहण करने से, ठीक है। तो इसीलिए ये त्याग के 4 इलेक्ट्रॉन त्याग के इस पे इलेक्ट्रॉन त्यागना यानी कि +4 आना, तो इसकी संयोजकता 4 हो जाती है, ठीक है। अब इसमें तो 4 तक का कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। यहाँ पर इसमें आप 4 इलेक्ट्रॉन ले लोगे तब भी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, लेकिन इसके लिए त्यागना ज़्यादा वो होता है, यानी कि आरामदायक होता है। अब हम एक बेहतर सा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही अंडरस्टैंडेबल होगा। 8 इलेक्ट्रॉन से ऊपर वाले हम तत्वों तक जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम पे जाते हैं, जिसकी संयोजकता होती है, हम देख लेंगे कितनी होती है। इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो हम इसे भर देते हैं। देखिए मैं मान के चल रहा हूँ आपको इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन आता होगा, मैं कई बार बता चुका हूँ, आप वापस जाके देख सकते हैं। ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है, ये तीसरा कोष है। पहले 2 और 2 4 और 6 10 2 12 इलेक्ट्रॉन हमारे पूरे हुए, ओके। इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। तीसरा कोष बाह्यतम कोष है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी संयोजकता क्या होगी कि ये अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा, ठीक है, तभी वो स्थायित्व मिलेगा उसे। अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो तीसरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन और ले, ठीक है,
यहाँ पे वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, जिससे आपके उसके दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, होंगे कि नहीं। देखिए एस में 2 है, पी में 6 है, पी कोष में तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको काउंट करना है कि हमारे लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना ज़्यादा अच्छा होगा, ना कि 6 इलेक्ट्रॉन हमें ग्रहण करना, 6 इलेक्ट्रॉन लेना। आप 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है, तो वो बहुत एनर्जी प्रोसेसिंग हो जाएगी, तो 6 इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना है तो ये तो बहुत इसके कंपेरेटिवली बहुत अच्छा है कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग का अष्टक पूरा हो रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो कौन सा आवेश आता है, प्लस आवेश आता है। लेकिन संयोजकता में प्लस और माइनस आपको काउंट नहीं करना है, संयोजकता इसकी सीधी आएगी, इसकी कितनी आएगी 2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं अपना स्टेप पूरा करने के लिए। एक दूसरा और एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं आपका, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम में संयोजकता कितनी होती है आपको पता होगा, चलिए बाद में देखते हैं। पहले सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है 13 यानी कि उदासीन है, कोई भी आयन नहीं है, तो इसमें जितना परमाणु क्रमांक है उतनी ही प्रोटॉन संख्या होगी। तो इसमें प्रोटॉन संख्या कितनी है 13, और उदासीन तत्व या परमाणु के लिए जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यानी कि 13 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन संख्या है। 13 इलेक्ट्रॉन आपको कॉन्फ़िगरेशन में भरने हैं, 2s2 2p6 10 तो 12 और 1 13। ठीक है, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष। ठीक है, अब देखिए पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, तीसरे कोष में कितने हैं 3। अब इसकी वैलेंसी देखते हैं, तो इसे अपना अष्टक पूरा करना है। अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर त्यागेगा। तो लेने के लिए देखिए यहाँ पे बाह्यतम कोष में 3 है, यहाँ तो इसे 5 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, यहाँ तो इसे 5 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। ओके, लेगा तो नेगेटिव आवेश आएगा, इसलिए मैंने 5 माइनस बताया। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, यानी कि +3 कर दे, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तब उसके जो बाह्यतम कोष कौन सा हो जाएगा, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो तीसरा कोष तो खत्म। अब यहाँ पे बचेंगे दूसरा कोष, तो दूसरे कोष में तो अष्टक पूरा हो ही जाएगा क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, तो इस पे ये +3 आ जाएगा आयन, और इसकी संयोजकता हो जाएगा 3। ठीक है, कितनी संयोजकता होगी 3। ये होता है अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना जरूरी होता है, और उसके लिए कोई भी उदासीन तत्व यहाँ पर परमाणु जब यौगिक बनाता है तो वो इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, ग्रहण करता है, ये उसकी कैपेबिलिटी संयोजकता कहलाती है। अब इसका यूज होता है, ठीक है, इससे आयन बनते हैं और आयन ही वहाँ पे बंध बना सकते हैं। उदासीन तत्व कैसे बनाएगा, उदासीन तो अभिक्रिया करेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए अष्टक पूरा करना जरूरी है बाह्यतम कोष में। अब हम देखेंगे रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। देखिए बेसिक साइंस में ऑलवेज क्वेश्चन आते हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं केमिस्ट्री का टॉपिक है, नहीं है, ये बेसिक 10th का टॉपिक है और इससे ऑलवेज क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए अब हम देखेंगे केमिकल फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं, केमिकल फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं। वैलेंसी का यूज होगा इसमें, अगर आपको संयोजकता आ गई होगी तो आप इसे अच्छे से कर पाएंगे, अगर आपने नहीं आई है तो वापस से रिवाइज कर दीजिए, वापस से देखिए एक बार। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे हमें फॉर्मूला बनाना है, आपको दिया जाता है क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड का सूत्र बताइए। सोडियम क्लोराइड का सूत्र लिखिए। अब आपको रासायनिक जो आवर्त सारणी है उसमें 30 तत्व तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, वो तो बहुत बेसिक सी नीड है, वो प्रतीक आपको पता होने चाहिए कि रासायनिक संकेत का कैसे प्रतीक लिखा जाता है। सोडियम को Na लिखते हैं, क्लोरीन को Cl लिखते हैं, तो प्रतीक आपको पता होने चाहिए, तभी आप सूत्र लिख पाएंगे। तो देखिए सोडियम मुझे पता है, इसे आप सारणी में Na से दिखाते हैं। क्लोराइड क्लोरीन है,
इसका नेगेटिव फॉर्म है तो इसे क्लोराइड बोलते हैं, तो इसे क्लोरीन इसी तरह से दिखाते हैं। संकेत आपको लिखने हैं, प्रतीक होते हैं जो तत्वों के, वो आपको 30 तक याद करने हैं, जरूर करने हैं, और उनके प्रतीक मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, सोडियम और क्लोराइड। अब मैंने बताया था वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, और वैलेंसी का यहाँ पे बहुत बड़ा यूज है, वो देखते हैं। इसमें वैलेंसी देखते हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। तो सोडियम में हमने देखे थे कितने होते हैं, देखिए इस तरह से होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1। क्लोरीन का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, ये बहुत इजी है, कोई भी मैं फास्ट कर पा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये बहुत प्रैक्टिस से आ जाता है नॉर्मली। इसका परमाणु क्रमांक 17 है, इसका कितना है 11, आपको 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो इसके बाह्यतम कोश में देखिए सबसे बाहर की तरफ जो कोश उपस्थित है, तीसरा कोश है, उसमें कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा कोश है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग दे। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना बहुत ही एनर्जी और नॉन वो है, एक आदर्श कंडीशन आप सूझ ही सकते हैं माइंड में। 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना, तो 7 इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना वो बहुत ही कम एनर्जी चाहिए उसके लिए। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग के आपकी एक संयोजकता ले लेता है। तो संयोजकता को आप यहाँ पे आप जब भी रासायनिक सूत्र लिखें तो उसमें आप ये जो माइनस और प्लस नहीं काउंट करें। ये आपको आयन पता चलने चाहिए कि हमारा जो तत्व है वो जो परमाणु है यहाँ पर तत्व है, अगर आप उसे संयोजकता निकाल दें, संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं तो किस रूप में प्रेजेंट हुआ। इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो पॉजिटिव आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है उसमें तो नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो सोडियम प्लस प्रेजेंट होगा Na+ के रूप में। ओके, इसकी संयोजकता 1 आ गई। ओके, अब क्लोरीन का देखते हैं हम। इसमें बाह्यतम कोश कौन सा है, ये पहला कोश है, ये दूसरा कोश है, और ये तीसरा कोश है जो कि बाहर की तरफ प्रेजेंट है। अब बाह्यतम कोश में देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, 2 5 3 4 5 6 7, 2 + 5 7। अब इसका देखिए अष्टक पूरा करना कैसे करेंगे आप। यहाँ तो 7 इलेक्ट्रॉन, अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश में 8 है, और इसमें कितने हैं 7 हैं। ठीक है, तो अब बताइए 7 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बच्चा बता सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे तो क्लोरीन प्रेजेंट होगा तत्व एक आयन के रूप में Cl- के रूप में, और इस पे संयोजकता कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमने प्रतीक लिख लिए, हमारे रासायनिक संकेतों के प्रतीक लिख लिए, ये प्रतीक थे हमारे। अब ये हमारी संयोजकताएं हैं। ओके, ये हमारी संयोजकता आ गई 1 और 1। अब हम क्या करेंगे, इन्हें क्रॉस फॉर्म में एक दूसरे के पास पहुंचा देंगे। क्रॉस फॉर्म में Na का क्लोराइड के पास पहुंचा देंगे और क्लोराइड का Na के पास पहुंचा देंगे। ठीक है, आयन को इनकी जो संयोजकता है उनके नीचे पहुंचा देंगे, ऐसे नहीं ऊपर घात के रूप में नहीं, नीचे पहुंचाना है। तो कैसे लिखेंगे आप, अब लिखेंगे आप Na1 और Cl1। तो 1 को काउंट नहीं करते, 1 को लिखते नहीं है, इसीलिए इस तरह से आ जाएगा सरल फॉर्म में NaCl। ओके, अब यहाँ पे इसका तो +1 है संयोजकता, इसकी -1 है। तो मैंने बताया यहाँ पे प्लस माइनस को काउंट नहीं करते हैं, संयोजकता केवल पूर्णांक में लिखी जाती है, कोई आवेश के साथ नहीं लिखी जाती है। आवेश से तो आप उसकी आयन फॉर्म में जो तत्व पहले उदासीन था वो संयोजी इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में कौन सा आयन ग्रहण करेगा वो बताने के लिए यहाँ पे आवश्यक होता है। बाकी हम उसका कोई भी आयन नहीं लिखेंगे, उदासीन फॉर्म में लिखेंगे उसे 1। अगर यहाँ पे +2 आता है तो उसे 2 ही लिखेंगे, उसके जो आयन है वो काउंट नहीं करेंगे। अब इन्हें क्रॉस रूप में एक दूसरे के पास में पहुंचा देंगे। जो क्लोरीन की जो संयोजकता है वो सोडियम के पास में लिख देंगे, और जो सोडियम की संयोजकता है वो क्लोरीन के नीचे लिख देंगे। अब हमारा जो फंडा होता है वो सरल रूप में करना होता है। अगर हमारे पास आता है Na2Cl2 तो इसे सरल कर दीजिए, इसे 2 से काट दीजिए तो भी आ जाएगा आपके NaCl। अगर हमारे पास आता है Ca2O2 तो इसे सरल कर दीजिए। हमारा मेन बेसिक फॉर्मूला बनाने का होता है कि आप उसे जितना सरल हो सके उतना सरल कीजिए। ओके, अब हम आगे और भी एग्जांपल देखते हैं इसके।
बहुत ही बेसिक सा है, एक बार आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ लो और संयोजकता बनाना समझ लो तो वो बहुत आसान हो जाता है। आप कोई सभी यौगिक बना सकते हैं, ठीक है, जो आयनिक यौगिक बनते हैं। साथ में ही संयोजकता भी कई क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली। चलो हम लिखते हैं, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा दूसरा आपसे पूछा जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, राइटिंग में मत जाना, का सूत्र लिखिए, का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो आपको कार्बन इस तरह से लिखना है, संकेत आपको आवर्त सारणी में संकेत और प्रतीक आपको पता होनी चाहिए। क्लोराइड है यानी कि क्लोरीन लिखना है आपको, ठीक है। अब इनके ये हमारे प्रतीक हो गए, ठीक है, सिंबल हो गए। अब हम लिखेंगे संयोजकताएं, वैलेंसी। तो कार्बन की कितनी होती है, इसकी होती है, देखिए इसमें बता देता हूं मैं, कार्बन और फ्लोरीन। कार्बन की होती है 1s2 2s2 2p2, ठीक है। कार्बन 6 परमाणु क्रमांक होता है उसका 6। क्लोरीन का कितना होता है 17, ओके। अब हम देखते हैं क्लोरीन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब यहाँ पे बाह्यतम कोष पे ध्यान देना है हमें। क्लोरीन का हम पिछली बार भी पहले भी किया है सोडियम क्लोराइड में। अब इसमें देखते हैं, देखिए कार्बन में बाह्यतम कोष कौन सा है आपका, दूसरा। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं पहले बता चुका हूँ कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागना बहुत आसान होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग के आपके पहले कोष में, अष्टक पूरा नहीं है लेकिन उसका एस में पूर्ण इलेक्ट्रॉन है, जो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं एस कोष में वो पूरे हैं, तो वो स्थायी विन्यास है। तो इसलिए कार्बन की संयोजकता होगी 4, क्योंकि उसने 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं बाह्यतम कोष से। अब हम क्लोरीन की बात करें तो उसका बाह्यतम कोष कौन सा है, तीसरा बाह्यतम कोष है, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। तीसरा कोष है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण कर ले तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा यानी कि इसकी क्लोरीन की कितनी आएगी संयोजकता, 1 आएगी, ओके। आयन कौन सा आएगा, क्लोरीन पे माइनस आएगा क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, और ठीक है। तो ये अब मैंने बताया था, आप रासायनिक सूत्र लिखते टाइम क्या करेंगे कि आप इनकी संयोजकता को क्रॉस फॉर्म में इनके नीचे लिख देंगे। यानी कि जो कार्बन की संयोजकता है उसे दूसरे जो इसके सामने क्लोरीन है उसके नीचे लिख देंगे, और जो क्लोरीन की है वो कार्बन के नीचे लिख देंगे। तो वज्र गुणन करके उनके एक दूसरे के नीचे लिख देंगे। तो सी के कार्बन के नीचे 1 आ जाएगा और क्लोरीन के नीचे 4 आ जाएगा। तो सरल रूप में एक को हम लिखते नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से CCl4, ये खुद सेंसेबल चीज होती है कि उसमें लिख नहीं रहा है तो उसके नीचे एक ही मानते हैं। तो CCl4 ये आपका रासायनिक सूत्र हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड का, ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ अलग टाइप के, जैसे आपसे पूछा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र बताइए। का रासायनिक केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो बताना है आपको। तो वही आप उनकी प्रतीक लिख दीजिए। कैल्शियम का प्रतीक है ये और हाइड्रोक्साइड का प्रतीक है OH, ओके। अब कुछ रेडिकल हैं उनके आपको पता होने चाहिए, उनके ऊपर आयन, नहीं तो आपको अलग अलग निकालने पड़ते हैं। जैसे नाइट्राइट है उसके ऊपर माइनस, नाइट्रेट के ऊपर 1 माइनस, नाइट्राइट के ऊपर 1, तो ये हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1, ओके, ठीक है। कार्बोनेट के ऊपर -2। तो इस तरह से आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कुछ रेडिकल के जो संयोजकता यहाँ पर उनके ऊपर जो आयन है वो आपको पता होनी चाहिए। तो कैल्शियम का देखते हैं ये किस तरह से काउंट करेंगे आप, ओके। अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम की अगर आप निकालें तो संयोजकता इस तरह से आएगी 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। तो यहाँ पे बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इन 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दें तो आपके पास अष्टक पूरा हो जाएगा। तो उसकी संयोजकता होगी 2। हाइड्रोक्साइड की संयोजकता कितनी होती है, 1, ठीक है।
एक होती है, यहाँ से आप देख सकते हैं रेडिकल की मैंने लिखी हुई है, इनके ऊपर जो आयन है। और अब ये कौन सा आयन है, ये बहुपरमाणुक आयन है, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा जब परमाणु मिलते हैं तो वो कौन सा होता है, मल्टी मोलिक्यूल आयन। तो इसमें ऑक्सीजन परमाणु है, एक हाइड्रोजन परमाणु है। तो अब ऐसे आयनों को कैसे लिखेंगे आप, तो हमने प्रतीक लिख दिए, संयोजकताएं लिख दी, अब सूत्र लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। तो मैंने बताया था आप क्रॉस वज्रगुणन करके उनके नीचे उन्हें लिख देंगे उनकी संयोजकता को। तो कैल्शियम के नीचे 1 आएगा जो कि हम लिखते नहीं हैं, OH के नीचे 2 आएगा, ठीक है। तो जब भी बहुपरमाणुक आयन आपको देखने को मिलते हैं तो उनके जो नीचे संयोजकता आप लिखेंगे वो कोष्टक में लिखेंगे। तो इस तरह से आप CaOH2 नहीं लिख सकते, उसे OH का होल ट्वाइस ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है। तो बहुपरमाणुक आयनों के जब आप संयोजकता लिखेंगे तो वो कोष्टक में आप शो करते हैं। बहुपरमाणुक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने देखा था जैसे सोडियम था, क्लोराइड था, उसमें एक एक परमाणु थे, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें एक परमाणु की है, लेकिन OH है ये बहुपरमाणुक है क्योंकि इसमें 2 परमाणु हैं, एक ऑक्सीजन परमाणु है, एक हाइड्रोजन परमाणु है। इसी का दूसरा देख लेते हैं हम। ओके, अब हम देखते हैं एक और बहुपरमाणुक आयन से रिलेटेड, आणविक आयनों से रिलेटेड एक और हम फॉर्मूला देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ओके, कौन सा है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखिए, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखिए। तो देखिए यहाँ पे आप अलग कर लेंगे, सोडियम ये रेडिकल है, कार्बोनेट वगैरह में बता चुका हूँ, जैसे नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, सल्फाइड है, सल्फेट है, ये रेडिकल है जिनके संयोजकता है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कार्बोनेट की -2 होती है, और कैसे होती है वो आप काउंट कर सकते हैं। जैसे कार्बन की कितनी होती है, +4, और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, -2। तो -2 इंटू ऑक्सीजन के परमाणु कितने, 3, तो +4, और इसकी संयोजकता कितनी होगी, -6। तो आपकी संयोजकता इसकी आ गई -2। तो इस तरह से आप काउंट करते हैं। जैसे नाइट्राइट की देखते हैं हम, NO3 की -1 होती है, तो वो कैसे काउंट करेंगे आप, देखिए 2 की ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 इंटू 3 परमाणु हैं, तो 3 परमाणु के लिए कितनी होगी इसकी संयोजकता, -6, ठीक है। टोटल की निकालनी पड़ेगी इसमें। और नाइट्रोजन की यहाँ पे कितनी काउंट करेंगे आप, देखिए नाइट्रोजन की हमने देखा था 1s2 कितनी होते हैं, 2s2 2p3 इसकी, यानी कि बाह्यतम कोश में इसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे अब जैसे हम ज़्यादातर देखते हैं नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेके अपनी संयोजकता पूरी कर लेती है, यानी कि उसकी 3 संयोजकता ज़्यादातर देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसकी संयोजकता 5 देखने को मिलेगी, यानी कि वो बाह्यतम कोश के 5 इलेक्ट्रॉन को त्याग के, क्योंकि इसमें जो यौगिक इसके साथ में जो दूसरा परमाणु है उसके साथ में इसका पता चलेगा आपको कि उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगी, उसकी वजह से 5 इलेक्ट्रॉन अपने त्यागने पड़ेंगे, तो +5 इसकी हो जाएगी। तो -6 और +5, तो इसकी टोटल कितनी आ जाएगी, -1। तो हम नाइट्राइट की कितने लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो यहीं पे मैंने बताने की ट्राई की है, जैसे कार्बोनेट है CO3, ठीक है। अब इसकी हम देखेंगे CO3 की, ठीक है। तो ये कार्बोनेट हो गया, इस तरह से लिखते हैं हम कार्बोनेट रेडिकल को, ये हमारे प्रतीक हो गए, ओके, ये हमारे प्रतीक हो गए। अब हम लिखेंगे संयोजकता। तो सोडियम की संयोजकता कितनी होगी इसकी, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s1। तो बाह्यतम कोश कौन सा है, यहाँ पे बाह्यतम कोश है आपका तीसरा बाह्यतम कोश है, जिसमें आप 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे तो इसका दूसरे कोश में अष्टक पूरा हो जाएगा। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1। और संयोजकता में मैंने बताया प्लस माइनस आप नहीं लिखेंगे, रासायनिक सूत्र में प्लस माइनस का कोई भी योगदान नहीं होता है। अब CO3 की हमने यहाँ से काउंट कर ली है, कितनी आई थी, -2 आई थी, ओके। कैसे काउंट की थी हमने, कार्बन की +4 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है,
-2 3 परमाणु है तो 3 परमाणुओं की टोटल मिला के -6 हो जाएगी। जब इससे आप घटाएंगे तो -2 आ जाएगी। तो इसकी कितनी होगी, माइनस हम लिखेंगे नहीं, 2 होगी। अब इसे वही वज्ररोधन कर दीजिए, एक दूसरे के पास पहुंचा दीजिए, तो इसका आएगा Na2CO3। ओके, अब ये देखिए, ये तो एक ही परमाणु, ये कैसा है, एक परमाणु है, ठीक है, एक जैसे अणु है इसमें सोडियम। लेकिन यहाँ पे देखिए CO3 को देखिए, CO3 1 लिखेंगे, लेकिन हम 1 काउंट नहीं करते हैं क्योंकि 1 है ये यहाँ पे पहुंचेगा। ओके, तो हम 1 काउंट नहीं करते हैं, तो इसे इसी तरह से लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर इसे 1 को लिखोगे आप तो ऐसे नहीं लिखोगे, क्योंकि बहुपरमाणुक आयन है तो उसके लिए जो भी संयोजकता होती है उसे आप कोष्टक में लिखते हैं, ये आप याद रखना। तो यहाँ पे ये कोष्टक में लिखी जाएगी। अगर इसकी 4 होती तो अब 4 यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। अब 1 है तो इसीलिए आप इसे इस तरह से इजीली फॉर्म में Na2CO3 लिख सकते हैं। ओके, तो गाइस मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है, इसे हम बहुपरमाणुक आयन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 परमाणु हैं, एक कार्बन परमाणु है, एक ऑक्सीजन परमाणु है, ठीक है। अब हमने जितने भी फॉर्मूले बनाए हैं जिनमें हम कोष्टक नहीं लिख रहे थे, जैसे हमने बनाया था सोडियम क्लोराइड का बनाया था, HCl का आप बनाओगे, ठीक है, और दूसरे जैसे और कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे सीजियम क्लोराइड है। तो ये कैसे हैं, इसमें एक सीजियम का अणु है, दूसरा क्लोराइड का अणु है। लेकिन अगर आप बात करें AgNO3, ठीक है, तो इसमें ये तो एक परमाणु हुआ, लेकिन NO3 में देखिए इस रेडिकल में आपको 2 परमाणु देखने को मिल रहे हैं, एक नाइट्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। तो इसके लिए अगर आप संयोजकता यहाँ पे 1 है तब हम इसे AgNO3 लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे मिटा देता हूँ, तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं और एक परमाणुक आयन क्या होते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप मुझे पता है आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं यहाँ पे इलेबोरेट कर रहा हूँ आपको। बहुपरमाणुक आयन होते हैं जैसे सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, इसे आप लिखते हैं तो इसकी वैलेंसी वही एक इसकी होती है, एक इसकी होती है, वज्रवर्णन करने पे आपको ऐसे मिल जाता है NaNO3। लेकिन बाई चांस मान लीजिए यहाँ पे कोई सा भी ऐसा जिसकी 2 हो संयोजकता, ठीक है, मान लीजिए इसकी यहाँ पे कोई सा भी ऐसा एलिमेंट यहाँ पे ऐसा हो, जैसे कैल्शियम है, यहाँ पे कैल्शियम मान लीजिए, ओके, यहाँ पे अपने सोडियम नहीं मान के कैल्शियम मान लिया तो उसकी संयोजकता 2 होगी, नाइट्रेट की 1 होगी। अब हमने वज्रवर्णन करके यहाँ पे जब हम 2 लिखेंगे, इसे कैल्शियम नाइट्रेट इस तरह से लिखेंगे। तो आप देख रहे हो बहुपरमाणुक आयन में जब हमने संयोजकता को ऐसे वज्रवर्णन से पहुंचाया है तो हमने इसे कोष्टक में लिखा है। जबकि हमने दूसरा था जैसे NaCl, इसमें तो कोष्टक नहीं लगाया था क्योंकि क्लोरीन है वो एक परमाणु है। जबकि नाइट्रेट में देखिए इसमें नाइट्रोजन भी एक परमाणु है, दूसरा ऑक्सीजन भी परमाणु है। तो एक से ज़्यादा परमाणु मिलने पे उससे आप उसकी संयोजकता को कोष्टक में लिखेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है। अब मल्टी परमाणु कौन से होते हैं, ठीक है, बहुपरमाणुक आयन कौन कौन से होते हैं, जैसे ये है आपका बहुपरमाणुक आयन, नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, कार्बोनेट है, ओके। एक परमाणुक आयन कौन कौन से, तो Na+ है, Cl+ है, कैल्शियम +2 है। ये एक परमाणु है, एक ही तो परमाणु है सोडियम, क्लोरीन भी तो एक ही परमाणु है। जबकि यहाँ देखिए CO3-2 पे देखिए इसे बहुपरमाणु क्यों बोले, क्योंकि इसमें एक परमाणु कार्बन है, दूसरा परमाणु ऑक्सीजन है। सेम इसी के लिए यहाँ पे भी एक परमाणु नाइट्रोजन है, एक परमाणु ऑक्सीजन है, सेम इसी के लिए। तो बहुपरमाणुक आयन को जब इन्हें आप संयोजकता में लिखेंगे तो एक तो काउंट होता नहीं है, तो एक की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक से ज़्यादा के लिए आप उसे कोष्टक में लिखेंगे। तो ये आपका रासायनिक सूत्र हमने पता किया, हमने संयोजकता का पता किया, संयोजी इलेक्ट्रॉन का पता किया। बाह्यतम कोश में अपना अस्तित्व पूरा करने के लिए किसी भी तत्व के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण किए जाते हैं वो उसकी संयोजकता होती है। उसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। रासायनिक सूत्र में सबसे पहले हम तत्वों को अलग अलग कर लेते हैं, उनके नीचे उनके क्या लिखते हैं, प्रतीक लिखते हैं, उनके प्रतीक लिखते हैं जो कि रासायनिक आवर्त सारणी में
आपको 30 परमाणु क्रमांक तक पते होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड का है, अब इसकी संयोजकता लिखते हैं हम। पहले प्रतीक लिख लिया हमने, हाइड्रोजन क्लोराइड का हमसे सूत्र पूछ रहा है, सूत्र लिखिए। तो रासायनिक सूत्र किस तरह से लगा जाएगा, पहले हमने प्रतीक लिख लिए जो कि आप सारणी में 30 तक आपको याद रखते हैं। उसके बाद में हमने संयोजकताएं लिखी, हाइड्रोजन की 1, क्लोरीन की भी 1 होती है। ओके, तो इसे आप इस तरह से बच्चे को कर दीजिए, तब आपके पास में HCl इस तरह से फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये है रासायनिक समीकरण लिखना और आपकी संयोजकताओं के बारे में डिस्कशन। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। बहुपरमाणु ऐसे आयन होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा परमाणु होते हैं। और मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे जिस चीज़ में आप। देखिए, जब भी मैं आपसे बोलता हूँ अणु, तो वो 2 या 2 से ज़्यादा परमाणु से मिलकर बना होता है, यानी कि कई सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणुओं का समूह वो अणु होगा, ठीक है। परमाणु क्या होता है, वो अविभाज्य होता है, एक छोटी पार्टिकल होता है जो कि मिलकर बना होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आपके इलेक्ट्रॉन से। ओके, अब आपके पास आता है यौगिक क्या होता है। जैसे NaCl है, वो एक यौगिक है। तो जो 2 परमाणु से ज़्यादा परमाणु से मिलकर बना होता है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है, अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है, उसे क्या बोलते हैं आप, कंपाउंड यौगिक बोलते हैं उसे। एटम, इसे एटम बोलते हैं परमाणु को, और अणु को आप इंग्लिश में बोलते हो मॉलिक्यूल। ओके, तो जब 2 या 2 से अधिक परमाणु मिल जाते हैं तब आपको क्या प्राप्त होता है, आपको एक यौगिक प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पे देखे थे, जब 2 या 2 से ज़्यादा परमाणु मिलेंगे तो उसे अणु भी बोल सकते हैं। बेसिक तो यौगिक अणु भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सारे यौगिक, ऑल कंपाउंड आर, सारे यौगिक आर एटम, आर मॉलिक्यूल, सॉरी, यानी कि सारे यौगिक हैं आपके, वो क्या हैं, वो अणु हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे अणु आपके यौगिक हो, ठीक, क्योंकि अणु जैसे Cl2 है, ठीक, ये भी क्या है, ये इसमें क्लोरीन के 2 अणु हैं, क्लोरीन, सॉरी, इसमें क्लोरीन के 2 परमाणु हैं। तो 2 परमाणु, तो ये तो एक समनाभिकीय अणु, कैसा मिल गया, समनाभिकीय अणु मिल गया आपको, लेकिन ये यौगिक नहीं है, ये अणु है खाली, ठीक, इट इज ओनली अणु, ये यौगिक नहीं है। यौगिक में 2 जो अलग परमाणु होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तब आपको यौगिक प्राप्त होता है। तो सारे जो यौगिक हैं वो अणु होते हैं, लेकिन सभी अणु हैं वो यौगिक नहीं हो सकते हैं। मैं यहाँ पे ये आपको जो बताना चाह रहा था, जो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम और सारे टॉपिक के साथ वापस मिलेंगे। हमारी जनरल साइंस की सीरीज़ में कई सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो।